हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है। तो कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, तो वो सभी क्या करते हैं, अपना जो भी खर्चा होता है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम भी अपने जनरल लाइफ में क्या करते हैं, मान लीजिए आपको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये की, तो आप क्या करते हैं, पहले से ही सेट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, 20,000 रुपये हमारा हाउसिंग लोन में चला जाएगा, 10,000 रुपये जो है हमारा रेंट में चला जाएगा, उसके बाद में 5,000 रुपये बच्चों की फ़ीस चली जाएगी, है ना। तो इधर मतलब कहने का, एक तरफ आप इनकम का ऑप्शन देखते हैं और दूसरी तरफ आप एक्सपेंडिचर खर्चे का ऑप्शन देखते हैं। तो ये जो आपने एक तरीके से जो बनाया ना, ये स्टेटमेंट, यही छोटा मोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हो गया। अब जो कंपनियां होती है, जो बैंक होते हैं, वो ये थोड़ा बड़े लेवल पर यही काम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, घरेलू खर्चों के लिए छोटे लेवल पर उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन्हीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनियां या बैंक वगैरह बनाते हैं, उन्हीं के एनालिसिस करना ही इस चैप्टर का मेन पर्पज है फ्रेंड्स। ओके, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन से हैं, यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है तो उसे कौन कौन यूज कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लीगल पोजीशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब क्या उसे कहीं कुछ लीगल पोजीशन मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो शुरुआत करेंगे कि व्हेनेवर अ बैंक कंसिडर लोन प्रपोजल, मतलब कहने का ये है, जब भी कोई एक बैंक जो है लोन प्रपोजल के लिए कंसिडर करता है किसी को, कस्टमर को लोन देने से पहले वो इंटीग्रिटी की बात करता है, केवाईसी एस्पेक्ट भी देखता है, साथ ही साथ वो फाइनेंशियल डिटेल भी जानना चाहता है जो प्रॉस्पेक्टिव बारोअर है। तो बैंक को केवल केवाईसी स्टेटमेंट, मतलब उसकी जानकारी, तो केवाईसी तो चाहिए ही चाहिए, इंटीग्रिटी, ईमानदारी होनी चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा वो फाइनेंशियल डिटेल भी जानना चाहता है। जो प्रॉस्पेक्टिव बारोअर, जो लोन लेने वाला है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल भी जानना चाहता है कि क्या ये हमारा पर्सन जो है वो पैसे लौटा पाएगा, कितना कमाता है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है इसका, कितना इसके पास में एसेट है, कितना नहीं है। इन सभी बातों के बारे में बैंक जानना चाहता है। ठीक है, अब कितनी ये डिटेल हमें किस लेवल तक चाहिए, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का लोन है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए एफडी के अगेंस्ट लोन है, तो हो सकता है कि हम कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट ना माने। अगर मान लीजिए 6 लाख की एफडी है और उसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं 5 लाख का, तो हमें किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, जानकारी की। क्यों? क्योंकि जो है 5 लाख, 6 लाख की तो एफडी ही है हमारे पास, 5 लाख रुपए ही आप ले रहे हो, तो हमारा पैसा तो ऑलरेडी सिक्योर है। तो इस केस में हम ज़्यादा डिटेल नहीं मांगेंगे ना। तो एक्सटेंट ऑफ दी डिटेल्स, कितने लेवल तक की डिटेल हम मांगेंगे, वो डिपेंड करता है कि लोन किस टाइप का है, बारोअर किस टाइप का है। बारोअर किस टाइप का है, मतलब जैसे रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था कि ए रेटिंग है या बी रेटिंग है या सी रेटिंग है, इस पर भी डिपेंड करता है लोन का पर्पज़ क्या है। हाउसिंग लोन ले रहा है, कार लोन ले रहा है, या इंडस्ट्री के लिए जो है अपना मुद्रा लोन ले रहा है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग, जैसे मतलब एफडी के अगेंस्ट या शेयर के अगेंस्ट अगर हम लोन देते हैं, लेते हैं, तो उस केस में ये फाइनेंशियल डिटेल्स हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती है ना। दीज फाइनेंशियल डिटेल मे बी फ्यू आर मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, तो अगर हम लोन शेयर के अगेंस्ट में दे रहे हैं या एफडी के अगेंस्ट में दे रहे हैं, तो ये डिटेल्स हमें जानने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी डिटेल जो हमने बताया नहीं आपको, फाइनेंशियल डिटेल, उसकी हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है, या थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अदर केसेस में, अगर एफडी या शेयर के अलावा बाकी जितने भी केसेस होंगे, वहाँ पर हमें इनवेरिएबली ये सारी डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं। और हमारे इस इकट्ठा करने के पीछे, ये जानकारी, फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा करने के पीछे पर्पज़ क्या होता है, तो चार पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स। हम ये जानना चाहते हैं कि नेटवर्थ एप्लीकेंट की कितनी है, जो लोन लेना चाहता है उसकी नेटवर्थ कितनी है। दूसरा, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तीसरा, जो वो प्रोजेक्ट लगा रहा है क्या वो वायबल है या नहीं है। और चौथा, जो सिक्योरिटी वो हमें अवेलेबल करवाएगा वो सही है या नहीं। इन चारों बातों के बारे में ही हमारा जानने का बेसिक पर्पज होता है। इसीलिए हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या उसकी फाइनेंशियल डिटेल होती है, उसके बारे में जानना चाहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी कोई भी बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है, तो वो केवाईसी डिटेल्स, इंटीग्रिटी के अलावा उस बारोवर का, जो लोन लेने वाला है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल भी जानना चाहता है। अब ये डिटेल कितनी ज़्यादा चाहिए, कितना पिछले 3 साल का आईटीआर चाहिए होगा या 1 साल का आईटीआर चाहिए होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का लोन ले रहा है, किस टाइप का लोन ले रहा है, बारोवर किस टाइप का है, या लोन लेने का पर्पज़ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता हुआ हम इसकी डिटेल मांगते हैं। जो फाइनेंशियल डिटेल हमें चाहिए। अगर जैसे प्रॉपर्टी लोन है तो अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी हमको। अगर कार लोन ले रहा है तो अलग रिक्वायरमेंट हो जाएगी। हाउसिंग लोन ले रहा है तो अलग रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अगर हाउसिंग लोन कोई स्टाफ मेंबर ले रहा है तो रिक्वायरमेंट बदल जाती है ना। तो इस मतलब लोन के टाइप पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा, बारोवर के टाइप पर, लोन के पर्पज़ पर डिपेंड करता है कि हम किस लेवल तक फाइनेंशियल डिटेल जानना चाहते
हैं। अब इन केस ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग, अगर हम जो है सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग कर रहे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट या शेयर के अगेंस्ट अगर लोन दे रहे हैं, तो हमें ये फाइनेंशियल डिटेल की शायद ज़रूरत ना पड़े, और या ज़रूरत भी पड़ेगी तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन बाकी अदर केसेस में हमें ये सारी डिटेल्स जो है इकट्ठा करनी पड़ती हैं। और हम ये इकट्ठा क्यों, ये जानकारी क्यों चाहते हैं, उसके पीछे ये होता है पर्पज़ हमारा कि हम ये जानना चाहते हैं कि नेटवर्थ कितनी है एप्लीकेंट की, ठीक है। तो फॉर एन इंडिविजुअल द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर हिज लाइबिलिटी इज हिज नेटवर्थ, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वही नेटवर्थ होती है फ्रेंड्स, ओके। जैसे आपके पास में कुल कितना एसेट है, मान लीजिए 6 लाख रुपए है, और आपकी जिम्मेदारियां कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, मान लीजिए 5 लाख रुपए है। तो 6 लाख में से 5 लाख सब्सट्रैक्ट करके जो ये 1 लाख रुपए आया, यही नेटवर्थ हो जाती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के केस में बता रहा हूँ, ये कंपनी के केस में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के केस में एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी इज नेटवर्थ। सेम थिंग अप्लाई टू एनी बिजनेस एंटिटी एज वेल, है ना। तो यही सेम चीज़ जो है, यानी कि एसेट माइनस लाइबिलिटी किसी भी बिजनेस एंटिटी पर भी अप्लाई होता है। बट प्राइमा फेसिया, मतलब अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज एसेट एंड लाइबिलिटी टू बी इक्वल एज बिजनेस इज कंसिडर टू बी सेपरेट लीगल entity and its net worth is added to the liability considering that it will be amount payable to promoter by business entity, ठीक है। तो इसमें देखिए समझने की बात जो है वो ये है कि जो फ्रेंड्स हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एक साइड में एसेट लेते हैं और दूसरी साइड में लाइबिलिटी लेते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एसेट 300 करोड़ होगा तो लाइबिलिटी भी 300 करोड़ रुपए होती है। कहने मतलब ये हुआ कि किसी भी बिजनेस एंटिटी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे आप, उसमें एसेट और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होते हैं। अब लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो प्रमोटर जिसने कंपनी लगाई हुई है, हो सकता है उसने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी लगाई, आपने 50 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर आप ऐसे देखो कि मैं एक कंपनी खोलता हूँ और 50 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये जो 50 लाख रुपए हैं वो एसेट है या लाइबिलिटी है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई ध्यान रखिएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइबिलिटी है, कंपनी की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो 50 लाख रुपए आपको कमा के दे, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, ओके। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो बिजनेस एंटिटी होती है उसे सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, और जो नेटवर्थ होती है, जो प्रमोटर की नेटवर्थ होती है, वो लाइबिलिटी साइड में ऐड कर दी जाती है। लाइबिलिटी की साइड में हम उसे ऐड कर देंगे, कंसिडरिंग, क्या कंसिडर करते हुए कि ये अमाउंट पेबल है प्रमोटर को, है ना, बिजनेस एंटिटी को ये अमाउंट प्रमोटर को पे करना पड़ेगा जितना प्रमोटर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, एसेट हो गया इधर, इधर लाइबिलिटी हो गई, या इधर लाइबिलिटी हो गई इधर एसेट हो गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। लेकिन जो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि इसका टोटल हमेशा सेम होता है, एसेट भी सेम होगा और लाइबिलिटी भी सेम होगी। और जो प्रमोटर पैसा लगाता है, प्रमोटर मतलब जिसने कंपनी इस्टेब्लिश की है या जिसने भी शेयर परचेज किए हैं, वो जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए प्रमोटर ने 1 करोड़ रुपए अगर लगाए हुए हैं, तो वो 1 करोड़ लाइबिलिटी होती है या लाइबिलिटी साइड में ऐड हो जाती है, ठीक है। और कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रमोटर को ये पैसा वापस करे, ठीक है, ऐसा मानकर हम चलते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी ही जो है आपका नेटवर्थ होती है, और ये बात कंपनी के केस में भी लागू होती है। अब जो नेटवर्थ होती है, जो नेटवर्थ होती है उससे फ़ायदा क्या हुआ, नेटवर्थ से हमें क्या फ़ायदा होता है या बैंक को क्या फ़ायदा होता है। तो नेटवर्थ ऑफ एन एप्लीकेंट हेल्प द बैंक टू डिसाइडिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी व्हिच मे बी डिजायरेबल बाय दैट एप्लीकेंट एंड द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच मे कैन बी लेंड टू हिम, ठीक है। तो जो नेटवर्थ होता है उसी के बेसिस पर बैंक ये उम्मीद लगा सकता है कि हम कितना लोन दे सकते हैं। मान लीजिए किसी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए है, तो अगर उसको बैंक को 300 या 400 करोड़ रुपए का लोन देना है, 300 करोड़ का लोन देना है, तो इट्स ओके। लेकिन किसी की मतलब नेटवर्थ अगर 5 लाख रुपए है, तो क्या उसको आप 20 करोड़ रुपए का लोन देना कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए नेटवर्थ की स्टडी की जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो बेसिक पर्पज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने का, वो नेटवर्थ जानना चाहते हैं हम किसी भी एप्लीकेंट की। तो अगर कोई इंडिविजुअल आपके पास में आता है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर कोई बिजनेस एंटिटी आती है तो फिर भी उसमें एसेट माइनस लाइबिलिटी ही होती है, एसेट माइनस लाइबिलिटी होती है। लेकिन जो प्रमोटर का पैसा होता है वो लाइबिलिटी होती है कंपनी की। तो ये बात यहाँ पर एक्स्ट्रा ध्यान रखने वाली होती है फ्रेंड्स। और नेटवर्थ के बेसिस पर ही ये डिसाइड होता है कि कितना पैसा उसको जो है लोन में दिया जा सकता
है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में दूसरा जो पर्पज होता है उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री जानने का, फाइनेंशियल स्टेटस को जानने का, वो ये होता है कि हम रीपेमेंट कैपेसिटी जानना चाहते हैं। क्या कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ही आप 5 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे, तो क्या मैं हर महीने आपको 50,000 रुपये की किस्त चुका पाऊंगा? नहीं चुका सकता। यदि मान लीजिए मैं नहीं चुका सकता हूं, तो रीपेमेंट कैपेसिटी मेरी उतनी नहीं है। तो ये भी जानना, ये कैसे पता चलेगा? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, मेरी सैलरी वगैरह को देखेंगे, मेरा अकाउंट चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं इनके पास में इतने पैसे नहीं कि 50,000 रुपये हर महीने हमको वापस कर सकें। ठीक है, तो रीपेमेंट कैपेसिटी भी जानने का पर्पज होता है। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में कोई पर्सन है, तो उसके केस में बैंक कलेक्ट करता है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? उसकी इनकम कितनी है, इनकम में क्या क्या इनकम होती है, सैलरी से या इंटरेस्ट आ रहा है एफडी का, या डिविडेंड मिल रहा है, शेयर वगैरह परचेज किया है, और उसका एक्सपेंडिचर खर्चा क्या करता है, इंक्लूडिंग द रिमेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बारोइंग। और साथ ही साथ ये भी कि अगर जो है कोई लोन लिया हुआ है, मान लीजिए पहले से ही 50 लाख का लोन लिया, तो कितना लोन अभी बचा हुआ है वो भी देखेगा, है ना। और साथ ही साथ ये भी देखेगा कि भाई मान लीजिए कि अगर 20 लाख रुपए लोन बचा हुआ है और वो हर महीने 30,000 रुपये की किस्त जो है पहले ही कटवा रहा है, तो अगर कमाई 50,000 रुपये की है और 30,000 रुपये की किस्त पहले ही कटवा रहा है, तो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये है। जबकि वो 20,000 भी नहीं खर्च कर पाएगा, दे पाएगा आपको, क्योंकि उसको अपना घर भी चलाना है, घर के भी खर्चे होते हैं। तो इस हिसाब से हम रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में भी बात कर लेते है। ठीक है, तो रीपेमेंट कैपेसिटी हम कैसे देखता है बैंक? इंडिविजुअल के केस में बैंक जानकारी इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी, उसकी इनकम क्या क्या है, सैलरी से कितना पा रहा है, एफडी वगैरह का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिविडेंड उसे मिल रहा है तो उससे उसकी इनकम देखेगा, साथ ही साथ उसका एक्सपेंडिचर देखेगा, खर्चा कितना करता है। उसके अलावा वो ये भी देखेगा कि कितना जो है लोन है पहले का जो उसे रीपे करना है, और कितना सरप्लस अवेलेबल है अगर वो लोन का इंस्टॉलमेंट चुका देता है, उसके बाद में उसके पास कितना बचता है। ये सारी बातें देख करके ही हम रीपेमेंट की कैपेसिटी को डिसाइड कर सकते हैं। और अगर कोई, ये तो इंडिविजुअल के केस में इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज है, इसी जगह कोई कंपनी को लोन देना है, तो दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आपको ये सारी बातें पूछने की जरूरत नहीं, आप बैलेंस शीट के बेसिस पर ही ये पता कर लोगे कि कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है फ्रेंड्स। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वायबिलिटी की स्टडी भी करता है बैंक। इसके अलावा वायबिलिटी, जो भी आप लोन ले रहे हैं, वो जो आप लोन ले रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस काम के लिए ले रहे हैं, वो वायबल है कि नहीं, आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा, इस चीज़ की भी स्टडी करना बैंक का पर्पज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो बैंक लोन में और मे नॉट गेट रिजल्टेड इन इंक्रीज रनिंग ऑफ बारोवर। मतलब बैंक जो लोन देता है उससे ज़रूरी नहीं है कि जो बारोवर लोन ले रहा है उसकी कमाई, इनकम बढ़ जाए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि लोन लेने के पहले वो 50,000 रुपये महीने बचाता था या प्रॉफिट कमाता था, अभी भी वो 50,000 रुपये महीने ही प्रॉफिट कमा रहा हो। तो डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने हाउसिंग लोन ले लिया, अब अगर मान लीजिए वो हाउस बना करके आपने रेंट पे दे दिया, तब तो आपकी इनकम घट जाएगी। या जहाँ पर आप रेंट पर रहते थे उस जगह पर ना रह करके अपने मकान में रहने लगे, तो वहाँ से आपका खर्चा घट गया, कुल मिला करके ये सीन है। लेकिन मान लीजिए वो हाउसिंग लोन आपने घर बनवाया, लेकिन वो रेंट पर नहीं उठता है, तो आपको कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। लोन आपने ले लिया, लेकिन उससे आपकी अर्निंग नहीं बढ़ी। फ़ायदा हुआ है, आपका घर बन गया, वो चीज़ ठीक है, लेकिन आपके अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो अब कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। तो जैसे इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर एक लोन फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो कोई ऐसी चीज़ जो कंज्यूम की ले जाती है, विल नॉट इंक्रीज द इनकम, है ना, उसकी वजह से कोई इनकम में इंक्रीमेंट नहीं होगा बारोवर के। लेकिन अगर कोई होम लोन लेता है, तो या तो उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी रेंट से, या उसका खर्चा घट जाएगा सेविंग ऑन रेंट से। ठीक है, या तो वो रेंट जो है जिसको दे रहा था उसको नहीं देगा, तो उसका खर्चा घट गया, और या तो फिर उसने रेंट पर उठा दिया है, तो उससे रेंट से जो पैसा आ रहा है उससे भी इनकम उसकी बढ़ जाती है। इन केस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज के केस में बैंक लोन इज नॉर्मली इंटेंडेड टू इंक्रीज द इनकम लेवल। ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल के केस में था, वहाँ जरूरी नहीं कि इनकम बढ़े। लेकिन अगर किसी बिजनेस इंटरप्राइजेज को आप लोन दे रहे हैं, तो बैंक लोन नॉर्मली क्या करता है, वो इनकम लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो ए स्क्रूटनी ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्टिविटी, तो जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है उसका अगर स्क्रूटनी करते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो हेल्प बैंक टू असेसिंग वेदर द प्रपोज्ड बैंक लोन विल रिजल्ट इन वायबल इंक्रीज इन ऑपरेशन आर नॉट। तो जो पहले से उनके पास डेटा है, जो पहले से उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर उसका हम जो है स्क्रूटनी करते हैं, तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि अगर बैंक ये लोन देगा तो उससे उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बात हमें पता चल जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट था जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है
देखना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं। चौथा टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ अनइनकम्बरेंस सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है तो कोई फॉर्मल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, कोई कंपनी है तो वहाँ अवेलेबल होगा, लेकिन जैसे मैं ही हूँ तो मेरे केस में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बैंक को क्या करना होगा, क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, उससे जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि उसका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, टर्म ऑफ रीपेमेंट, जो एग्जिस्टिंग लोन है उसका टर्म ऑफ रीपेमेंट कैसा रहेगा, नीड लोन की कितनी है, किस लिए है, लोन का यूज किस लिए करेगा। तो इन सभी एड्रेस मतलब जो है क्वेश्चंस को एड्रेस करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके केस में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है, इसलिए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमें ये सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उस कस्टमर से ही पूछने पड़ जाते हैं। ठीक है, इन अदर एप्लीकेंट्स मतलब जैसे कोई कंपनी वगैरह है, सच इन्फॉर्मेशन नॉर्मली अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच दे रिक्वायर टू प्रिपेयर एज पर लॉ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी वगैरह है तो ये जितनी भी जानकारी आपको ये सारी चाहिए थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि ये एज पर लॉ उन्हें बनाना मजबूरी होती है। हर कंपनी को अपना फाइनेंस बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है ना, हर क्वार्टर में उसको अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है, तो एज पर लॉ उन्हें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। द स्टैट्यूटरी provision regarding preparation and audit of financial statement are mostly applicable to corporate entity but these provide the direction to non corporate entity as well। ठीक है, तो जो कानूनी प्रावधान है वो ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सभी कॉर्पोरेट एंटिटी को प्रिपेयर करने हैं, साथ ही साथ वो डायरेक्शन देते हैं कि जो है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी भी इसको प्रिपेयर करें फ्रेंड्स। ओके, तो एक ये भी हो गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन इनकम्बरेंस सिक्योरिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने इतनी देर के लेक्चर में क्या समझा, हमने ये जाना कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस या किसी बारोअर की हिस्ट्री को जानना क्यों जरूरी होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी नेटवर्थ कितनी है एप्लीकेंट की, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि लोन देना है कि नहीं। रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में भी हम देखते हैं कि भाई रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो प्रोजेक्ट वो लगाना चाहता है उसकी वायबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ अनइनकम्बरेंस सिक्योरिटी के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो अब सवाल ये है कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हैं किसी भी कंपनी में। यदि आप जाते हैं तो आपको कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, हर बिजनेस इंटरप्राइज को उनको बनाना पड़ता है। एक तो होता है बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका बैलेंस शीट और दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है फ्रेंड्स वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है, और बैलेंस शीट जो होती है वो एज ऑन डेट बनाई जाती है, किसी पर्टिकुलर डेट की होती है। ठीक है, डेटा इसमें भी पूरे साल का ही होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो एज ऑन, जैसे आपने कहा 31 मार्च, तो जो बैलेंस शीट है वो एज ऑन 31 मार्च ऐसी है। अगर आप 30 मार्च को यही बैलेंस शीट देखोगे तो व्यू आपको डिफरेंट मिलेगा, फिगर्स अलग मिलेंगी। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आपका पूरे साल के लिए बनता है फ्रेंड्स, है ना। जैसे मतलब कहने का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए बना दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो उस पूरे साल के लिए है, 6 महीने के लिए नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया तो P&L अकाउंट बोल देते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना कह करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी कह देते हैं। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO वगैरह होते नहीं आपके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो इनके अगर उनके केस में क्या होता है कि इसे इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बोल देते हैं। तो बैलेंस शीट हो गई आपकी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, दो तरीके के स्टेटमेंट तो बनाने ही होते हैं हर कंपनियों को। इसके अलावा ऑडिटर की रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं और उनसे भी हमें बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद में एक और हो गया फ्रेंड्स आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है। तो अ फंड फ्लो स्टेटमेंट आल्सो प्रोवाइड वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी, लेकिन इट इज ओनली ए मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो दो बैलेंस शीट के बीच में जो चेंजेज आए हैं उन जो चेंजेज आते हैं स्ट्रक्चर में, उसी को ही ये कैप्चर करने की मैथमेटिकली कोशिश करता है, और इसे कोई भी बैंकर या एनालिस्ट तैयार कर सकता है अगर उसके पास बैलेंस शीट अवेलेबल हो। तो अगर किसी बैंकर को बैलेंस शीट अवेलेबल हो जाए तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है आसानी से तैयार कर सकता है। पूरे साल का फंड फ्लो जो होता है फ्रेंड्स, एक तरीके से पूरे साल का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में फंड फ्लो बात करता है। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है उसने मैंडेटरी कर दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है फॉर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हुआ
वही आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अब यहाँ पर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बनाना होता है, तो थोड़ी शर्तें दी हुई हैं कि एक तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं या जिनका जो टर्नओवर है वो जो है 50 करोड़ से ऊपर का है, उनके लिए ये स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी हो जाता है। कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा फंड फ्लो और कैश फ्लो के बीच में जरा सा डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं, फंड फ्लो और कैश फ्लो के बारे में। देखिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है इसमें सिर्फ कैश की बात होती है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कितना कैश आया कितना कैश गया, ठीक है। और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है इसमें सिर्फ कैश की बात नहीं होती है, ठीक है, इसमें सारी बातें इंक्लूड की जाती हैं। जैसे आपकी कोई ब्रांच है फॉर एग्जांपल, तो आज जो है कितना कस्टमर पैसा लेकर आया आपकी ब्रांच में और कितना पैसा आपने दूसरे कस्टमरों को दे दिया, ये अगर स्टेटमेंट आप बना रहे हैं तो कैशियर जो एक तरीके से बना रहा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा है। लेकिन इसी जगह ब्रांच मैनेजर जो है वो सिर्फ कैश को नहीं देखेगा, कितना कैश आया और कितना कैश गया वही नहीं देखेगा, उसका काम है अदर टास्क भी देखना, कितना लोन बांट दिया है ना, कितनी एफडी हो गई है ना, कितना कैश हो गया, उसके बाद में और भी जो खर्चे हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो होते हैं उन सभी बातों को अगर इंक्लूड कर दिया जाए स्टेटमेंट में तो वो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब सिर्फ कैश की, नकदी पैसा कितना, रुपया कितना आया रुपया कितना गया, उसकी बात जब आप करते हैं स्टेटमेंट में तो वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। लेकिन जब आप ओवरऑल एक्सपेंडिचर की, ओवरऑल अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं फ्रेंड, तो वो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है। इतनी बात पर्याप्त होगी इसको समझने के लिए। अब सवाल ये है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो बैंकर्स के अलावा और भी लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जैसे अदर क्रेडिटर और लेंडर। बैंकर्स के अलावा और भी जो क्रेडिटर हैं जो लोन देते हैं वो भी इसके यूजर होते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट देख करके फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे। गवर्नमेंट भी जानना चाहती है, रेटिंग एजेंसियां भी जानना चाहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है या बैलेंस शीट कैसी है, ताकि वो उसी हिसाब से उसको रेट कर सकें। जो कस्टमर है आपकी कंपनी का वो भी जानना चाहता है, जो आपके एम्प्लॉई हैं दे आर आल्सो इंटरेस्टेड कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस चाहते हैं। जनरल पब्लिक भी चाहती है और जो एनालिस्ट हैं वो भी चाहते हैं ये जानना, ठीक है। तो अगर एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन है या कौन नहीं है, तो जरा सा ध्यान रखिएगा कि बैंकर्स के अलावा अदर क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए, गवर्नमेंट एजेंसी, रेटिंग एजेंसी, कस्टमर, एम्प्लॉय, जनरल पब्लिक और एनालिस्ट, इन सभी को ही ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट वन है, यहाँ हम डिटेल में इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम बस जान लेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, स्टेबल मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कास्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक मैं ज़रूर बताना चाहूँगा एक्यूरल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूछा जाता है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या क्या फंडा होता है फ्रेंड्स कि जब भी कोई भी इंटरेस्ट जब ड्यू होगा उसी समय उसको जो है हम बुक में काउंट कर लेंगे, मिले पैसा या ना मिले। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और हर एक तारीख को वो आपको 20,000 रुपये जो है चुकाता है, हर एक तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को 20,000 रुपये आपको वापस करता है। तो मान लीजिए क्या हुआ कि 1 तारीख आई 20,000 रुपये दे दिए, अगले महीने की 1 तारीख आई 20,000 रुपये दे दिए, अगले महीने की 1 तारीख आई उसने 20,000 रुपये नहीं दिए। लेकिन एक्यूरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपनी बुक में ये एंट्री कर दोगे कि 20,000 रुपये उससे हमको मिलने हैं या मिल गए हैं, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। लेकिन वहाँ पर एज एंड व्हेन ड्यू पड़ता है उसी समय आप अपनी बुक में एंट्री कर लेंगे। एक्चुअल में कब 20,000 रुपये मिलेंगे वो एक अलग फंडा है, एक्चुअल में 20,000 रुपये कब मिलेंगे वो अलग फंडा है, लेकिन हम अपनी बुक में ये एंट्री कर लेते हैं कि हाँ हमको ये मिलने हैं, ठीक है। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी इंटरेस्ट एज एंड व्हेन ड्यू होते हैं उसी समय उनको बुक कर लिया जाता है, भले ही वो रियलाइज या मिले बाद में, वो एक अलग बात हो गई,
ठीक है। तो ये हो गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में कौन कौन से यूज होते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं फ्रेंड्स, एक मैंने आपको इसमें बता दिया एक्चुअल कॉन्सेप्ट का। अब लीगल पोजीशन की बात करेंगे, ये लास्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स इसमें, लीगल पोजीशन और रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लीगल पोजीशन क्या है, तो पहला फॉर्मेट है फ्रेंड्स। फॉर्मेट इस लेक्चर में हम नहीं देखेंगे, हम बस केवल बातें कर ले रहे हैं। फॉर्मेट अगले लेक्चर में हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है, वहीं पर फॉर्मेट देखेंगे और समझेंगे भी। तो फॉर्मेट है, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दोनों के लिए जो है फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो लीगल पोजीशन ये है कि फॉर्मेट पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है, और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए और बैलेंस शीट दोनों के लिए जो है इन्होंने फॉर्मेट डिसाइड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि पहले केवल बैलेंस शीट के लिए ही फॉर्मेट था, लेकिन अभी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों के लिए प्रोफार्मा बना हुआ है या फॉर्मेट बना हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट अफेयर ऑफ कंपनी आर कंपनी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए उसको कैसा होना चाहिए, वो सही सच्ची बातें बताएं, है ना, फेयर करेक्ट बातें बताएं, स्टेट अफेयर ऑफ कंपनी, कंपनी के बारे में सही बातें बताएं, ट्रुथ हो उसमें। ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो टोटल प्रॉफिट है वो 200 करोड़ रुपए है, जबकि आप उसे 500 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए उसको वो ट्रू और फेयर होना चाहिए, मतलब अनफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट ऑफ कंपनी के स्टेट अफेयर को प्रॉपरली दिखाना चाहिए। कंपनी है या कंपनीज है, मल्टीपल कंपनी है तो भी, ठीक है। कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, एएस जो आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके सेक्शन 133 के तहत जो भी प्रोफार्मा डिसाइडेड है, जो भी कंप्लायंस है उसको अप्लाई करना चाहिए। एंड शैल बी इन द फॉर्म आर फॉर्म्स में बी प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट क्लास कंपनीज इन द शेड्यूल 3। और जो इसका फॉर्म होना चाहिए, जो मतलब कहने का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्म होगा वो डिफरेंट क्लास के लिए और या क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई बात हमारी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लीगल पोजीशन क्या है। तो फ्रेंड्स कंपनीज एक्ट 2013 इसको लीगल पोजीशन देता है, इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस दोनों का प्रोफार्मा प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो उसे ट्रू और फेयर व्यू देना चाहिए कंपनी के अफेयर के बारे में, कंपनी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही, खराब चल रही, वो प्रॉपर डेटा होना चाहिए, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेक्शन 133 को कंप्लाई भी करना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लाई भी करना चाहिए। उसके बाद में जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्म है वो शेड्यूल 3 में कंपनी जो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है उसी के फॉर्म में ही होना, उसका फॉर्म ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अकाउंटिंग पीरियड। किसके बारे में, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। तो जैसे इनकम टैक्स रूल के हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को जो है फाइनेंशियल ईयर जो है माना जाता है टैक्स पर्पज के लिए, ठीक है। तो उसी के साथ अलाइन करने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट के साथ अलाइन करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में भी जो है पीरियड एंडिंग 31 मार्च जो है हर साल जो है मतलब अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। तो जैसे इनकम टैक्स में 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 31 मार्च तक जो है आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी तरीके से ही अकाउंटिंग ईयर कंपनीज एक्ट 2013 में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ही आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है, या फाइनेंशियल ईयर होता है, जो भी आप कहना चाहें। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है या उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है तो उस केस में क्या बनाना है या नहीं बनाना है, सवाल ये है। तो एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ नो एक्टिविटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा चाहे कोई एक्टिविटी ना हुई हो उस अकाउंटिंग पीरियड में, या प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मिड में है, तो भी जो है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 2013 जो कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट करता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल कंपनीज हैविंग ए सब्सिडरी आर एन एसोसिएट आर जॉइंट वेंचर टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसकी मल्टी, जैसे टाटा कंपनी जो है उसकी बहुत सारी सब्सिडरी हैं, है ना, बहुत सारी सब्सिडरी हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि उनको एक कंसोलिडेटेड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा,
इंडिविजुअल तो बनाएंगे ही, जैसे टीसीएस का अलग हो गया, टाटा मोटर्स का अलग हो गया, टाटा केमिकल्स का अलग तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ एक कंसोलिडेटेड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, जिसमें वो सभी सब्सिडरी को मिला करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो लीगल पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने फॉर्मेट के बारे में देखा, तो कंपनीज एक्ट 2013 में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, बैलेंस आपका बैलेंस शीट का भी दिया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का भी दिया हुआ है। अकाउंटिंग पीरियड का हमने देख लिया, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इनकम टैक्स वाले मानते हैं फाइनेंशियल ईयर, उसी तरीके से अकाउंटिंग ईयर हम मानते हैं, हम भी वही मानते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। अगर कोई प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, फिर भी आपको जो है अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा, ठीक है। और अगर एक कोई कंपनी है, उसकी मल्टीपल सब्सिडरीज हैं, तो हर एक का अलग अलग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही है ना, सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग भी बनाइए, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करना होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू सो मच।